Good morning. Today we will be talking about one of the important topic of the Constitution, that is the basic structure doctrine, which is one of the most important part, and the must debate has been made about for this basic structure. So going into this doctrine, first of all we will know about the amendment power of the Constitution. The amendment of the Constitution is provided under the Article 368 of the Constitution, and similar power has also been provided under Article 13, that there will be a power of amending power to the Constitution. But there is a limitation in the 13 and 368. Basically 368 provides for the procedure of amendment, and 13 is the right of amendment, or the amendment, how much amendment can be made, can the fundamental rights can be amended. Now this question came up before the Parliament and the Supreme Court after our independence. In the year 1951, the first amendment took place, which talked about that how the amendment will go about. So talking about the first amendment here, we will talk about the first amendment here and look out some of the cases which has been pronounced. So first of all, Shankari Prasad and other cases after the first amendment 1951. 1951 में पहला जो हमारा अमेंडमेंट आया, उसके बाद जो केस आया वो शंकरी प्रसाद का था. उसके बाद ये सब केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के स्लाइड में. तो फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द, तो फर्स्ट अमेंडमेंट में था क्या? तो फर्स्ट अमेंडमेंट में हम देखते हैं कि फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर 9th शेड्यूल को डाला गया था. 9th शेड्यूल को, 9th शेड्यूल को, अब 9th शेड्यूल का बेसिक कंसेप्ट क्या था? 31B में के अंदर में 9 शेड्यूल को बनाया गया. पहला जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 8 ही शेड्यूल थे. 9 शेड्यूल बनाया गया अभी इसके अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर, और 9 शेड्यूल में प्रोविजन जो डाला गया उसके अंदर बोला गया कि कोई भी लॉ अगर हम 9 शेड्यूल में डाल देते हैं वो हमारा जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, और इसको एक बोला गया कि प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला की तरह काम करेगा. इसके बाद एक और जो इनैक्टमेंट किया गया वो 31A के बारे में किया गया, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि एक फंडामेंटल राइट था, उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हटा के इसको 31A में डाल दिया गया. तो कहीं ना कहीं एक 19(1)G और 31A के बीच में आ गया कि फंडामेंटल राइट, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसको अब फंडामेंटल राइट के कंसेप्ट से हटा दिया गया और ये फर्स्ट अमेंडमेंट कर दिया गया. और उधर तो ये चल ही रहा था कि 13 का जो हमने कहा था 13(2) के अंदर, द स्टेट शैल नॉट मेक लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट. इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, तो उसके पास कोई लॉ बनाने का पावर, ऐसा लॉ नहीं बन सकता था जो कि डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल और इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट. और वह ये था कि वो जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको ले लिया गया था. और 31B के अंदर 9 शेड्यूल डाल दिया गया. तो दो प्रोविजन डाल दिया गया, 19(1)A और 31A और 31B, जो कि वायलेशन थे 19(1)G के. और यहाँ पे 9 शेड्यूल डाल दिया गया जो कि प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला था, जिसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था. तो जुडिशियल रिव्यू का पावर को रिस्ट्रेंड कर लिया पार्लियामेंट ने. पार्लियामेंट में खुद ही इनैक्ट किया और पार्लियामेंट ने यह भी कह दिया कि अब इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है. तो अब आगे देखते हैं. तो पहला जो केस आया वो शंकरी प्रसाद का रहा. शंकरी प्रसाद के केस में बोला गया कि ये जो पावर है, यहाँ पे ये जो पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर टू अमेंड इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट, ये हमारा 368 में दिया गया है. बेसिकली ये फंडामेंटल राइट को बात नहीं करता था, लेकिन बोलता था कि कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी पार्ट को हम अमेंड कर सकते हैं. और वर्ड लॉ जो मेंशन किया गया है 13(2) में, वो अमेंडमेंट इंक्लूड नहीं करता है. ये जो वर्ड लॉ यहाँ पे 13(2) में बुलाया था, वो डज नॉट इंक्लूड एन अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट को लॉ ही नहीं माना गया. और यहाँ पे शंकरी प्रसाद ने एक तरह से सपोर्ट कर दिया पार्लियामेंट का कि हाँ ठीक है, वो बना सकते हैं, और 368 के अंदर कोई भी लॉ को बनाया, कोई किसी चीज को अमेंड किया जा सकता है विदाउट लिमिट की 13(2) में जो लिखा हुआ है कि वो फंडामेंटल राइट्स के इन वायलेशन नहीं होने चाहिए. तो ये प्रोविजन को जो भी पार्लियामेंट जो बोल रही थी, इसको सपोर्ट कर दिया शंकरी प्रसाद ने 1951 में. अब यहाँ पे पार्लियामेंट लॉ मेकिंग पावर के बारे में जो बात किया गया था, तो वो बोला कि पार्लियामेंट का पावर टू कंस्टिट्यूएंट पावर है, वो कोई भी अमेंडमेंट किया जा सकता है. इसके बाद आता है आपका 17th अमेंडमेंट. 17 अमेंडमेंट के अंदर जिसको चैलेंज किया गया था सज्जन सिंह में. अब सज्जन सिंह में जो चैलेंज किया गया, ये जो केस था वो था 17th अमेंडमेंट का. 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, और वहां पे
ऑब्वियसली 9 शेड्यूल जो ज्यादा गया था, जिसको हम लोग बोल रहे थे कि जिसका हम लोग जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू अगर हम उसका नहीं कर सकते हैं तो दैट मींस कि 44 स्टैट्यूट्स जो यहाँ पे 9 शेड्यूल के यहाँ पे दिए हुए थे, 9 शेड्यूल में 17th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया और 17th अमेंडमेंट में बोला गया कि यहाँ पे 9 शेड्यूल में जो लॉज डाले जा रहे हैं उसको चैलेंज किया गया यहाँ के अंदर। यहां पर भी शंकरी प्रसाद का जो डिसीजन था उसी डिसीजन को ही आगे बढ़ाया गया सज्जन सिंह में भी, और वहां पे आपका बट कंकरिंग ओपिनियन था यहाँ पे हिदायतुल्लाह और मुदल्लकर साहब का, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी शंकरी प्रसाद की तरह आगे बढ़ा दिया गया कि ये पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है और ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करती है, तो ये अब कोई भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो ये दोनों केसेस आपके जब हम देखें कि पार्लियामेंट के फॉर में ही गया, और ये कोई भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में या फिर अमेंडिंग पावर के बारे में कोई भी बात नहीं किया गया इन दोनों केसेस में। अब नेक्स्ट केस जो हम लोग देखेंगे, इस केस में क्या हुआ कि गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस काफी इंपॉर्टेंट केस बन जाता है क्योंकि ये 11 जज का बेंच था और ये पहली बार ऐसा हुआ कि इसमें हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल राइट्स का बात किया गया। इसमें क्या हुआ कि 11 जज का डिसीजन था, 11 जज के बेंच का डिसीजन था, और ये 11 जज में बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स वेयर आउटसाइड द परव्यू ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक चल रहा था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन इसमें गोलकनाथ के केस में पहली बार बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट्स थे वो आउटसाइड द परव्यू ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंड किया नहीं जा सकता है। इसके बाद क्यों नहीं किया जा सकता है, तो पहला रीजन ये था द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सबसाइड इन आर्टिकल 368 बट इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 245 रेड विद एंट्री 97 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ 368 ओनली प्रोवाइडेड फॉर द पावर और प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, सिर्फ प्रोसीजर देता था, पावर उसको वहां पे किसी भी तरीके का नहीं था कि वो अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। दूसरा चीज ये बोला गया कि जो लॉ अंडर आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है वो इज मीनिंग अमेंडमेंट का, अमेंडमेंट भी लॉ होता है और उसका मीनिंग हमें अलग से नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ये जो लॉ मेंशन्ड है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में, इट ऑल्सो मीन्स अमेंडमेंट मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी लॉ ही होगा। तो यहाँ पे बोला गया कि अमेंडमेंट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट वाज वॉइड। तो मतलब अगर कोई भी अमेंडमेंट किया जा रहा है जो कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, वो आपका वॉइड होगा। लास्ट में ये बोला गया कि the argument that power to amend the constitution is a sovereign power which is over and above the legislative power। तो यहाँ पे अमेंड करने का जो पावर है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, ये एक सोवरेन पावर है और ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू रिजेक्ट कर दिया गया। तो मतलब जुडिशियल रिव्यू उसका अगर किसी भी तरीके से हम बार कर रहे हैं, किसी भी तरह से जुडिशियल रिव्यू को हम बार कर रहे हैं, ये गलत है और ये किया नहीं जा सकता है। ये इतना बात किया गया था गोलकनाथ के केस में। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो केस है वो है केशव नंदा भारती। केशव नंदा भारती के केस में क्या हुआ कि जब केशव नंदा भारती आया, ये केस आया, तो यहां पे 24th, 25th और 29th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। 24th अमेंडमेंट लैंड सीलिंग एक्ट था, जो कि हम लोगों ने देखा था 1951 के अंदर 9 शेड्यूल के अंदर बहुत सारे लैंड सीलिंग एक्ट्स को लाया जा रहा था। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास प्रॉपर्टी नहीं था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉपर्टी को तब और ज्यादा प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही थी, तो वहां पे उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए लॉ लाया गया था, लेकिन उसको 9 शेड्यूल में रख दिया गया था। और इसी को देखते हुए काफी स्टेट्स ने इसी के अंदर अपना जो भी लैंड सीलिंग एक्ट था स्टेट वाइज इसी 9 शेड्यूल के अंदर डाल रहे थे। इसके बाद वहां पे प्रिवी पर्स को चैलेंज किया गया, प्रिवी पर्स का भी अमेंडमेंट आ गया था और एक 31C का भी अमेंडमेंट आ चुका था। तो ये 24th, 25th और 29th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया केशव नंदा भारती के केस में। बेसिकली इसी केस में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया था। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के दौरान जो भी चीज उनके दिमाग में थी या जिस धारणा के साथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया होगा, उन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब मूलभूत चीजों को हम चेंज
नहीं कर सकते हैं। बाकी अमेंडमेंट जो भी हम कर रहे हैं वो अमेंडमेंट किया जा सकता है। अमेंडमेंट जरूरी भी है, लेकिन अगर हम अमेंडमेंट्स को नहीं करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकता है। लेकिन अमेंडमेंट्स का नेचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रोविजन को ही चेंज कर दे। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन को चेंज कर दे मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से अगर हम लिख भी दें, ये पॉसिबल नहीं होगा। बेसिकली केशव नंदा भारती यही बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। अब यहां पे इसको डिस्कस करते हुए कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो यहां पे हैं, फंडामेंटल राइट वाज बियॉन्ड द पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर, बियॉन्ड द पावर ऑफ पार्लियामेंट, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी एब्रोगेटेड। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पूछा जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसके बारे भी इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसको हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं ये क्या है, लेकिन हमको ये चीज को देखना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। कौन सा बेसिक चीज है, जुडिशरी देखेगी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। जुडिशियल रिव्यू को यहां पे माना गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और जुडिशियल रिव्यू को छीन लेना, जुडिशियल रिव्यू को किसी भी तरह से छीन लेना वाज नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं था। और अगर पार्लियामेंट ऐसा कुछ करते हैं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी माना गया है, या फिर जो तीन हम लोग ब्रांचेस है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनका अपना अपना फंक्शन है। और फंक्शन में जुडिशरी का ये फंक्शन है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स जो थे उन्होंने ये कंसेप्ट को रखा होगा। अगर 9th शेड्यूल को रिव्यू नहीं किया जा सकता है, अगर उसको हम लोग ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है और ये जुडिशियल रिव्यू का उल्लंघन करता है, जो कि बाद में बेसिक स्ट्रक्चर का भी उल्लंघन होता है। तो जुडिशियल रिव्यू को माना गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है यहां पे। और यहां पे ये भी बोला गया कि जजमेंट इंप्लाइज दैट द पार्लियामेंट कैन ओनली अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट रीराइट इट। मतलब कि अगर हम चाहे तो फिर से क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लिख दे, क्योंकि अगर अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर होगा तो हम फिर से रीराइट कर सकते हैं, जो कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं था। तो पावर टू अमेंड इज नॉट अ पावर टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, हम अमेंडमेंट का पावर आपको दिए हैं, पार्लियामेंट ने हमें पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान भी दिया गया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसने भी ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, जिसने जिस सोच के साथ बनाया था, उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के पावर के साथ उसको हम खराब कर दे या किसी भी तरह से उसको बर्बाद कर दे। तो बर्बाद नहीं किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसका पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या पूरा जो उसका जो फ्रेमवर्क है, उसी के अंदर हम उसको चेंज कर सकते हैं। पूरा सब्जेक्ट मैटर उसका चेंज नहीं कर सकते हैं। यहीं के अंदर आपका ये बोला कि द जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन एनी अमेंडमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, और इसी के हम बोलते हैं कि दिस इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू का पावर को बोला गया कि ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसी पर्टिकुलर केस में लाया गया, और इस केस का जो जजमेंट था वो 24 अप्रैल 1973 को आया था। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे अगर हम देखेंगे तो हमारे ये 24 अप्रैल 1973 काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि केशव नंदा भारती का केस का जजमेंट भी इसी दिन आया था। और हमारे एक बहुत बड़े महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का जन्म भी 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेट बन जाता है 24 अप्रैल 1973। इसके बारे में हम और ये डेट को और एक बार हम लोग बाद में देखेंगे। अब ये आ जाता है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे इस केस के अंदर इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस। अब इस केस में क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी के खिलाफ केस हार जाती है और इलाहाबाद कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टरशिप का जो पावर उनको मिल जाता है, उसको घोषित कर दिया जाता है कि शी हैज वन द इलेक्शन बाय यूजिंग अनफेयर मीन्स और कुछ गलत चीजों का उपयोग करके उन्होंने अपना जीत गई थी। इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू नहीं कर सकती हैं। तो वहां से उसके बाद शी टुक 2 डिसीजंस, मेजर डिसीजन। एक तो था 329A लाया, जो कि यहां पे हम लोग बात करेंगे 329A, और दूसरा था कि उन्होंने इमरजेंसी इंपोज किया। 329A में क्या किया, 329A के अंदर क्या किया कि इसके अंदर बोला गया कि कोई भी इलेक्शन के टाइम का अगर बात करें हम, तो इलेक्शन में प्रेसिडेंट
कोई भी इलेक्शन रिलेटेड मैटर जो होगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर शैल बी बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ जुडिशरी। मतलब बेसिकली जब उनका केस हाई कोर्ट से पास हो चुका था और सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना था, उससे पहले उन्होंने 339 अमेंडमेंट के अंदर 329A ला दिया और उसमें कहा कि पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास करके कहा कि इलेक्शन, अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के स्क्रूटनी के बाहर होगा। मतलब कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को इसका रिव्यू नहीं कर सकते हैं, ये इन्होंने कह दिया इसमें। और उसके बाद बेसिकली तो ये जो भी बनाया गया था, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को ही यहां पे मेन थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ही अब कंटिन्यू करना था उस टर्म के अंदर। ये 329A 39 अमेंडमेंट के अंदर कर दिया गया और उसके बाद वहां पे ये चलता है, क्या कहते हैं, वो आपका चलता रहा। तो यहां पे ये बेसिकली इनको ये कंटिन्यू कर सके प्राइम मिनिस्टर के लिए, यही बेसिकली इसका हुआ। और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया तब इमरजेंसी का प्रोविजन चल रहा था, तो इमरजेंसी के दौरान इस केस का हियरिंग हुआ एंड दैट इज बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू कर दिया गया। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टडी किया कि बेसिकली हम इसका जुडिशियल रिव्यू का पावर को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसके बाद एक और केस आता है मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स का केस भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को स्ट्रेंथ दिया, क्योंकि ये एप्लीकेबिलिटी, वो डॉक्ट्रिन तो आ गया था केशवानंदा के केस में, लेकिन उसका एप्लीकेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो मिनर्वा मिल्स में आया। मिनर्वा मिल्स में कहा और 42nd अमेंडमेंट आया। 42nd अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ढेर सारे अमेंडमेंट आए थे इसके अंदर। तो इसमें 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारे आए जो कि स्ट्रक डाउन भी किए गए वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जजमेंट, जो ये जजमेंट मेक्स इट क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो इसके अंदर आपका आया कि जो यहां पे जजमेंट मेक्स क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। पार्लियामेंट इज सुप्रीम नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर है वो अमेंडिंग पावर अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपका फिक्स है और बेसिक स्ट्रक्चर को आप किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इस केस में आया कोर्ट एडेड 2 फीचर्स टू द बेसिक फिक्चर्स। ये था कि जुडिशियल रिव्यू एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। 31A में जो 31C के अंदर जो प्रोविजन लाया गया था कि वो डीपीएसपी को अगर हम इफेक्ट देने के लिए फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं, ये मान्य होगा। बट इसके साथ और एक चीज लिखा गया कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जा सकता है बेसिक डीपीएसपी को पावर देने के लिए। चलिए ठीक है, वो तो ठीक था, लेकिन उसको दूसरे में बोल दिया गया कि वो जुडिशियल रिव्यू के कोई भी कोर्ट उसको देख नहीं सकता है या किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है। तो दोनों चीज उसमें थे। तो यहां पे कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ही, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये जुडिशियल रिव्यू तो इसका पार्ट है ही। बेसिक स्ट्रक्चर में आपका जुडिशियल रिव्यू तो आ ही गया है। और दूसरा क्या होगा, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, मतलब कहीं पे भी किसी दोनों को हमें क्या कहते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग एक को नहीं बोल सकते हैं कि ये गलत है दूसरा सही है, तो दोनों का एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और इसमें यह भी बोला गया लिमिटेड अमेंडिंग पावर, अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर नहीं है। यहां पे सिर्फ लिमिटेड अमेंडिंग पावर है। किसको? तो पार्लियामेंट को लिमिटेड अमेंडिंग पावर है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेंड करते जा रहे हैं और अमेंडमेंट होता जा रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। उनके पास जो पावर है वो बिल्कुल लिमिटेड अमेंडिंग पावर ही उनके पास दिया गया है। इसके बाद आता है वमन राव का केस। वमन राव का केस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वमन राव का केस इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को और आगे लेके जाता है और यहां पे बोलता है कि कब से ये केसेस चैलेंज होने शुरू होंगे। मतलब जब आपका केशवानंदा भारती का केस आ गया, केशवानंदा भारती में बोल दिया गया कि 9 शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, तो जुडिशियल रिव्यू करने का अगर पावर मिल गया तो उससे पूछा गया कि कब से हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो वो आपको हम डेट बताए थे 24 अप्रैल 1973। तो ये बोला कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी केसेस को जो भी अमेंडमेंट होगा, जो भी न्यू लॉज बनाए जाएंगे और 9 शेड्यूल में डाले जाएंगे, उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है।
उससे पहले का जो भी था उसके बारे में बोला गया कि उसको हम जुडिशियली रिव्यू नहीं करेंगे। ये 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी आया उसके लिए बोला गया। और यहां पे ये भी आया, 9th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951 और आर्टिकल 30 टू प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला ये ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। तो ये तो डाला गया था, लेकिन वहां से लेके आपका 24 अप्रैल 1973 तक जो भी लॉज को डाला गया था 9th शेड्यूल में, वो जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ये बोला गया आपका वमन राव के केस में 1981 में। ऑब्वियसली इसको चैलेंज नहीं तो बहुत कोर्ट के पास बहुत सारा केस आ जाता है, इसीलिए इसको मना किया गया। और इसके बाद आपका 13(2) में भी एक कंसिस्टेंट लाया गया कि ये जो लॉज हैं वो आपका इनकंसिस्टेंट जो होंगे। 368(4) और 368(5) का भी क्लॉज लाया गया था, जो कि आपका इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में उसको भी क्या कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया। उसके अंदर क्या किया गया था कि जुडिशियल रिव्यू का पावर को भी छीन लिया गया था। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो लड़ाई चल रहा था ये काफी दिन चला और ये सेटल हुआ वमन राव में केस में जाके कि हाँ फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आपका पार्लियामेंट का पावर है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर उसको नहीं मिला हुआ है। वो अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर होने से वो बिल्कुल चेंज किया जा सकता है और वो अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। दूसरी तरफ जुडिशियल रिव्यू, कहीं पे भी अगर कोर्ट के पावर को आप ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दे रहे हैं किसी भी लॉ को और जुडिशरी को बोल रहे हैं आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच कैन बी सेड दैट इज गोइंग अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो बताया गया था ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी हम आज देख रहे हैं, हमारा संविधान जैसा भी है वो आज हम देख रहे हैं वो केशव नंदा भारती की ही देन है, क्योंकि वो 7-6 मेजॉरिटी से आज तक का सबसे बड़ा जो बेंच हुआ था वो था केशव नंदा भारती का जजमेंट, और उसमें 7-6 के जजमेंट में जो दिया गया था वह उसी के लिए आज हम देख रहे हैं हमारा संविधान जो भी है आज जैसा भी है वो उसके वजह से ही है। तो बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर जो भी हमने देखा, बेसिक स्ट्रक्चर क्वाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता तो अनलिमिटेड पावर होता कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, जो कि नहीं होना चाहिए। बेसिक जो चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट में हमने एक लिस्ट ऑफ केसेस देखा था उस केसेस को हमने सारे को केस को डिस्कस किया है। इस केसेस में हमने शंकरी प्रसाद का बात किया जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया, वमन राव तक का हमने बात किया। आईआर कोहिलो का जो केस है ये हमारा जो केस है ये आपका सबसे लेटेस्ट केस है। ये लेटेस्ट केस था 2007 का, जो कि वमन राव के ही पोजीशन को आगे ले जाती है और कहती है कि 2007 में भी ये फिर से आया था कि कहां तक चैलेंज किया जा सकता है। तो वो ही वमन राव का बोला गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी केसेस हुए हैं 9 शेड्यूल के अंदर उनको चैलेंज किया जा सकता है। ये पोजीशन को रिटेरिएट किया था आईआर कोहिलो ने, और इसी चीज को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये पूरा का पूरा कहानी है कैसे हमारा जो पार्लियामेंट और कोर्ट के अंदर ये पावर स्ट्रगल रहा और कैसे जाके ये वमन राव में जाके ये सेटल हुआ। बेसिक कंसेप्ट ये आ गया था केशव नंदा भारती के बाद। केशव नंदा भारती में ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ चुका था, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आने के बाद भी काफी दिन पार्लियामेंट ने अपना सुप्रीमेसी दिखाने का कोशिश किया, बट it is as Supreme Court has said that it is the protector of the Constitution। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काफी प्रयास किया और इसी केसेस इसीलिए काफी सारे केसेस हुए और केसेस के माध्यम से ये लास्ट में वमन राव के केस में ये सेटल हुआ, जो कि पोजीशन को रिटेरिएट किया गया आईआर कोहिलो में।